Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4 exercise number 4.3. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 की। सो किस तरह से इनको परफॉर्म करेंगे, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है जिसको अभी हम यहाँ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता है अ हाउस वाज परचेज्ड फॉर RS 1 मिलियन। 1 मिलियन के अंदर एक घर खरीदा गया 1980s के अंदर। इट इज वर्थ RS 4 मिलियन इन 1996। वही घर उसकी वर्थ 4 मिलियन हो गई 1996 के अंदर। कहता है कि assume that the value increased by the same amount each year. Find an equation that gives the value of the house for T years. ये आपके पास years को जाहिर करने के लिए उसने एक पैरामीटर दे दिया जो कि T है। Of the date of purchase, what was its value in 1990? तो पहले तो आपने यहां से एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। उस स्ट्रेट लाइन को बनाने के बाद आपने ये देखना है कि 1990 के अंदर जाके उस घर की क्या कीमत थी। अगर इसी एक सेम रेशो के साथ वो इंक्रीज हो रहा था तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब और देखते हैं क्या क्या बातें हमें यहाँ पे गिवन की गई हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जो चीजें हैं उसके मुताबिक हम चलते हैं। सो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ द हाउस बी डिनोटेड बाय P। एक चीज तो वहां पे गिवन है और वो हम वैसे ही यूज करेंगे। तो जो नहीं पता वो हम सपोज कर लेते हैं। तो हमने ये कहा कि प्राइस जो है वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑफ द हाउस डिनोटेड बाय P। ये डिनोट की गई P के साथ। ले जी, अब आपने इसके साथ क्या कहना है, और गिवन है कि जो ईयर्स हैं उसको आपने T से रिप्रेजेंट करना है। सो आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनेंगे, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B। उस A और B के मुताबिक जब मैं इसको लेके चलता हूं तो मेरे पास A पॉइंट क्या होगा, लेट्स से दैट मैं कह देता हूं P1 T1। अब P1 प्राइस को रिप्रेजेंट करता है और T1 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी जो पहली प्राइस मौजूद है वो आपके पास क्या है। अब देखिए 1 मिलियन प्राइस है इन 1990। अब आप देखिएगा 1 मिलियन प्राइस है इन 1980। 1980 के अंदर आपके पास ये कीमत है। और जब आप B पॉइंट पे जाते हैं तो वो आ जाता है P2 T2। B पॉइंट मेरे पास होगा 4 मिलियन इन 1996। ये आ जाएगा। अब देखें जब आपके पास ये चीज आ गई तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसकी स्लोप को फाइंड किया जाए। जब हमारे पास एक स्लोप आ जाएगी उस स्लोप को फाइंड करने के बाद फिर हम इससे आगे मूव करेंगे और स्लोप की मदद से ही हमारे पास ये रिजल्ट का पता चल जाएगा कि अगर स्लोप ये है तो फिर आप इसके मद्दे मुकाबल बता पाएंगे कि आपके पास जो सिचुएशन है वो फॉर दैट 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे या पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। आप यहाँ पे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉइंट स्लोप फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैं ऐसे करूंगा कि सबसे पहले इसमें से फाइंड कर लूंगा आपके पास जो वैल्यूज हैं स्लोप की। सो स्लोप यहाँ पे देखिएगा क्या आ जाएगी। मैं अगर स्लोप को फाइंड कर लूं, स्लोप AB की, उसको हम M का नाम दे देते हैं और फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दैट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है। सो देखिएगा y2 क्या आ रहा है। अब इसके मुताबिक अगर मैं लिख लूं तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 ओवर P2 माइनस P1। तो ये आपके पास सिचुएशन बन जाएगी। अब देखिए इस सिचुएशन के मुताबिक अगर मैं चलता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाता है। अब आप देखें मैं अगर यहां से स्लोप को निकाल लेता हूं तो M इज इक्वल्स टू y2 विच इज एक्चुअली 1996 माइनस 1980 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 जो कि आ जाएगा 4 माइनस 1। सो ये 4 माइनस 1।
सो जो m हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, अब ऊपर आपके पास आ रहा है 16, जो वहां पे ऊपर सिनेरियो बन रहा है वो आपके पास 16 आ रहा है, सो ये आ जाएगा 16 और डिवाइडेड बाय 3। लें जी, स्लोप तो आपने यहां से फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और फाइंड कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखता हूं। देखिए जो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास बन रही है वो एक्चुअली तो होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सिनेरियो के अंदर हम देख रहे हैं कि हमने जो यूज किया है वो t को एज ए ईयर जो बाद में रखा है P1 T1 किया है। तो अगर मैं P1 T1 के मुताबिक चलता हूं तो बेसिकली ये मेरे पास आ जाता है y, अब y की जगह पर t आ जाएगा, चूंकि ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा t माइनस T1 इज इक्वल्स टू m इंटू, अब x माइनस x1 जो कि xp को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो p माइनस p1 यहाँ पे आ जाएगा। ले जी, इसके मुताबिक हमारे पास क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन है, जरा उसके ऊपर लेके चलते हैं इसको। t माइनस T1 वो पहला ईयर कौन सा था, तो एग्जैक्टली आपको पता है कि वो 1980s की बात हो रही थी, इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो स्लोप हमारे पास बन रही है वो हमने ऊपर फाइंड करके रखी है। जो स्लोप हमारे पास आई थी वो एग्जैक्टली 16/3 आई थी। ये जो ऊपर हमने लिखा है वो यहाँ पे लिख देते हैं 16/3 और p माइनस P1 हमारे पास यहाँ 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये क्या आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो या अगर आपने t को आपने देखना है या प्राइस को आपने देखना है तो उसके मुताबिक चलते जाते हैं। सो मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं, ये मेरे पास बन रहा है 3 टाइम्स t माइनस, जब मैं 1980 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 5940 आ जाता है। 5940, ये 3 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 16p माइनस 16। ओके, ये अगर मैं बना के एक स्ट्रेट लाइन लिख लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 16p माइनस 3t प्लस 5940 और माइनस 16। सो अगर इसके मुताबिक हम चलते हैं तो देखिएगा ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 16p माइनस 3t, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5924, 40 में से माइनस कर देंगे 5924। ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते थे कि आपके पास बन गया 16t माइनस 3t और प्लस 5924 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। नहीं जी, अब ये हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन आ गई है। इसी अगर मैंने चूंकि आगे p बताना है, प्राइस बतानी है कि 1990 के अंदर क्या प्राइस थी, तो मैं अगर ऐसे कर लूं कि 16p इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5924, p की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, 3t माइनस 5924 डिवाइडेड बाय 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा। नाउ अब देखिए, आपको पता है कि आप बात करना चाह रहे हैं 1990 की, सो विच इंप्लाइज दैट उस वक्त प्राइस क्या होगी, 3 टाइम्स 1990 माइनस 5924 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल्स टू, जब आपने 1990 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 597, ये आ गया 5970 माइनस 5924 डिवाइडेड बाय 16। जी, तो यहां पे जब आप देखेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली ये आ जाएगा माइनस करने पे 46 डिवाइडेड बाय 16, और 46 को जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो प्राइस यहाँ पे आ जाएगी वो 2.875 मिलियंस आ जाएगी। ले जी, 19 जब आप चलते हैं 90 के अंदर तो उस वक्त वही घर आपको
2.875 मिलियंस में मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा एक मजेदार किस्म का सवाल है और इजी क्वेश्चन है। कहता है प्लॉट द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट temperature scales on the horizontal axis and the vertical axis respectively. Draw the line joining the freezing point and the boiling point of the water. Find an equation giving F temperature in terms of C. ये एक बड़ी मशहूर इक्वेशन भी है जो एक रिलेशन डिस्क्राइब करती है बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, जो आपके पास एक रिलेशन आता है, ये उसको भी रिप्रेजेंट करती है। सो मैं सॉल्यूशंस की जानिब ही जाता हूँ। यहाँ सेल्सियस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो है वो सी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जब फ़ारेनहाइट की बात आती है तो एफ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो मैं यहाँ पे अगर आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है अगर वो लिख दूं, तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताता चलूं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये बात गिवन नहीं है, सिर्फ आपको बताया गया कि एक फ्रीजिंग है और एक बॉइलिंग पॉइंट है, उसके दरमियान आपने ये रिलेशन को डेवलप करना है। सो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो एग्जैक्टली कहाँ पे जाके ये फ्रीज हो जाता है। वाटर की बात अगर हम करें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास एग्जैक्टली जहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये बात याद रखें, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उस वक्त फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये एक तो बात हो गई। अब इसी के साथ साथ अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर लूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सो देखिएगा कि जब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा, सो मेरे पास वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है तो कहां पे जाके पानी उबलना शुरू हो जाता है, तो वो आपके पास एग्जैक्टली जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। और वहां पे अगर फ़ारेनहाइट को देखा जाए तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट उस स्टेज पे होता है। सो यहां से हमारे पास 2 पॉइंट्स बन जाते हैं। अगर मैं वो 2 पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दूं तो वो क्या है। एक पॉइंट है C1F1 जो कि आपके पास बन जाएगा 032। दूसरा पॉइंट है आपका जो बन रहा है C2F2 और वो आपका बन रहा है B of 100 एंड ये 212 बन जाएगा। ये आ गया। अब देखिए अगर आप इसको बात है स्केचिंग की, प्लॉटिंग की, तो वो भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिएगा और फिर उसके मुताबिक हम इसको प्लॉट भी कर देते हैं। एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जब आपने वाई एक्सिस को ड्रॉ किया तो कुछ सिचुएशन ये थी, और एग्जैक्टली 0 पे जाके आपने इसका एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेना है और वहां पे सिचुएशन देखनी है कि क्या है आपके पास। तो मैं बिल्कुल इसको नीचे लाके यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर इसको प्रोसीड करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया। अब इस एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर ये रीजन है, यहाँ पे मैं फर्जी पॉइंट्स ले लेता हूँ कि लेट्स से दैट यहाँ पे कहीं 32 है और पहला पॉइंट जो आपका वो 0 और 32 पे बनना है। लेट्स यहाँ पे कहीं 100 है और 100 के अगेंस्ट यहाँ पे कहीं आपका 212 है। सो ये एग्जैक्टली जो पॉइंट बनेगा वो इसके ऊपर ये वो जगह है जहां पे ये पॉइंट बन जाएगा। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन कर देंगे तो वो जो वहां पे एक लाइन बन रही है ना, वो लाइन है जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को वहां पे रिप्रेजेंट करती है। आप अगर देखें तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ये वाला। सो ये आपकी वो लाइन है जिसको आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और आगे तक अगर एक्सटेंडेबल एक्सटेंशन इसकी बना दें। सो जी हमारा टारगेट है इस लाइन को कैलकुलेट करना, ये जो रिलेशन डिस्क्राइब करती है इन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सो यहाँ हम आते हैं स्लोप की जानिब। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं और फिर उसमें पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। स्लोप ऑफ ए बी वो एग्जैक्टली आपके पास क्या बनेगा, जो स्लोप ऑफ ए बी बन रहा है, स्लोप ऑफ ए बी m इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमेशा होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो इसके मुताबिक जो y है यानी कि जो ऑर्डिनेट है वो फ़ारेनहाइट है और जो एब्सिसा है वो सेल्सियस का स्केल हमने रखा हुआ है। सो यहाँ पे आ जाएगा f2 माइनस f1 ओवर c2 माइनस c1। नहीं जी f2 माइनस f1, हमारे पास f2 है 212 माइनस 32, ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय C2 जो कि 100 है और उसमें से 0 को हम माइनस कर देंगे, ये आ गया। लें जी अब देखिएगा
ये आपके पास जब आप इसको सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में लेके आते हैं तो 180/100 आ जाता है, 180/100। सिंपल इज दैट। आप जब 180/100 की बात कर रहे हैं तो ये आपके पास ओवरऑल कैंसिलेशन के बाद 9/5 यानी कि एग्जैक्ट 20 पे डिवाइड हो रहा है। लेकिन जी अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और इसको वैल्यूज को पुट करके इसका जवाब बता देंगे। सो पॉइंट फॉर्म जो है आपके पास वो एक्चुअल में होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ इसके मुताबिक हमारे पास जो y है वो फॉरेनहाइट है, तो ये आ जाएगा f माइनस f1 इज इक्वल्स टू m इंटू, और ये जो f है वो c माइनस c1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं जी, वैल्यूज को पुट कीजिएगा। f माइनस f1 हमारे पास 32 था, यहाँ पे 9/5 आ जाएगा, और c माइनस c1 0 था। तो f माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5c, या आप कह सकते हैं f इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। दैट इज वेरी फेमस इक्वेशन, आप जानते हैं, जो फॉरेनहाइट और सेल्सियस के अंदर आपके पास एक रिलेशन को डेवलप करती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 20 की जानिब और देखते हैं उसकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने मौजूद है। इसकी स्टेटमेंट है द एवरेज एंट्री टेस्ट स्कोर ऑफ इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स वाज 592। ये 592 एवरेज आपके पास इंजीनियरिंग स्कोर है 1998 के अंदर, while the score was 564 in 2002. Assuming that the relation between the time score is a linear, find the average score for the year 2006. So जी बिल्कुल उसी अंदाज से हम इसको प्रोसीड करेंगे। एक हमारे पास यहाँ पे स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हमारे पास ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमेशा हमने टी को यहाँ पे सपोज किया ईयर्स के लिए, तो उसी के मुताबिक बेशक आप चलते जाइएगा, लेकिन पहले स्कोर के लिए आपको सपोजिशन बतानी पड़ेगी। सो मैं ये कह देता हूं कि लेट स्कोर को रिप्रेजेंट कर क्या कर रहा है, टेस्ट स्कोर जो है हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट स्कोर आ रहा है बी डिनोटेड बाय एस। इसको हम डिनोट कर देते हैं, ले जी इसको हम S से डिनोट करते हैं और ईयर्स को T से, और टाइम जो है टाइम या ईयर्स को T से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, उसके मुताबिक जो हमारे पास पहला पॉइंट बन रहा है स्कोर और टाइम का रिलेशन, वो हमारे पास ये बन रहा है कि स्कोर जब आपके पास 592 था तो उस 592 के वक्त आपके पास जो ईयर था वो 1998 था। ये आ गया 1998। जब आप बी पॉइंट की जानिब जाते हैं, जब S2 था तो T2 हमारे पास उसके मुताबिक क्या आ रहा था, तो आप देखिए वो एग्जैक्टली 564 था जब आप मौजूद थे 2002 के अंदर। अब पहले तो इनसे स्लोप को कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो मैं यहां पे लेके आता हूं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी एक्चुअली m, जो कि टेक्निकली फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और इसके मुताबिक जब फॉर्मूला बनाएंगे तो वो आ जाएगा t2 माइनस t1 ओवर s2 माइनस s1। नहीं जी, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए और जवाब लिखिए। सो आपके पास ये आ रहा है T2 माइनस T1। अब जो T2 माइनस T1 है वो ये है कि आपने 2002 माइनस 1998 कर दिया, जो आपके पास टाइम जो ईयर्स मौजूद है, और स्कोर्स का डिफरेंस नीचे आ जाएगा जो कि है 564। वो डिक्रीज हुआ स्कोर, सो स्लोप नेगेटिव आ रही है 592। सो ये आपका जो ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है, ये बन रहा है -4 बाय, और नीचे वालों का जो डिफरेंस है ये 28 बन जाएगा। सो हमारे पास आ गया -1/7। ये हमारे पास इसकी स्लोप आ गई। अब सिंपल है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये आ जाएगा टेक्निकली y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, और ये आ जाएगा। सो इसके मुताबिक जब हम लिखते हैं तो y यानी कि यहाँ इस वक्त हमारे पास जो y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है t को। सो ये एक्चुअली हमारे पास बन जाएगा t माइनस t1 इज इक्वल्स टू m इंटू x। अब जो x है ये स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो s माइनस s1 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा t माइनस t1। पहला जो आपके पास ईयर था वो 1998 था,
इज इक्वल टू m -1/7 आया और s - s1 जो उस वक्त स्कोर था वो आपके पास 592 आया था। नहीं जी, अब 7 को इस साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास क्या बनने जा रहा है, 7 टाइम्स t - 1998 इज इक्वल टू -s और प्लस 592 ये आ जाएगा। अब सिंपल है, आप बेशक इसी स्टेज पे लाके आप जो चाहते हैं वो s की वैल्यू बस निकाल लें, तो s आपके पास इधर ले आए, बाकी सब कुछ उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा एग्जैक्टली जो आप देख रहे हैं 592 - 7 टाइम्स t - 1998। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट जो t था अब वहां डायरेक्ट उसको पुट कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए मल्टीप्लाई करने में। सो नाउ आप किस ईयर का फाइंड करना चाह रहे थे कि आप देखना चाह रहे थे कि जब t आपका 2006 होगा तो क्या सिचुएशन होगी। सो देखिएगा s इज इक्वल्स टू 592 - 7 टाइम्स 2006 - 1998। नहीं जी, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले। s इज इक्वल्स टू 592 - 7 टाइम्स आप देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली 8 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा s इज इक्वल्स टू 592 माइनस ये आ जाएगा 56। सो यहाँ से s की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 592 में से जब आप 56 को माइनस कर देंगे तो 536 आ जाएगा। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इन तीनों क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।